जोहार आप सभी को डॉक्टर जेपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो है हम जेएसएससी फील्ड वर्कर और एक्साइज कांस्टेबल के जो है पेपर टू हिंदी करेंगे और पेपर टू हिंदी के जो है चैप्टर 9 यशपाल करेंगे। और यशपाल के जो है लेखक है यशपाल, और इनके जो है रचना लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि जो है लखनवी अंदाज के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को और हिंदुस्तान को। क्योंकि इनका जो है पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी में इनका लखनवी अंदाज शामिल है। आखिर लखनवी अंदाज के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इनका पूरा जो है व्याख्या हम करेंगे और फिर इसका सार जो है निकालेंगे कि आखिर लखनवी अंदाज की रचना जो है यशपाल साहब ने क्यों किया। चलिए शुरुआत करते हैं कि यशपाल का जो है जीवन परिचय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सवालों में अक्सर जो है यशपाल रहेंगे और यशपाल से ही केंद्रित रहेगी जो है आपका क्वेश्चन कि यशपाल जो है लखनवी अंदाज के जो है लेखक यशपाल जो है ये जो है आपके लखनवी अंदाज के अलावा और कौन सी रचनाएं की है। अगर लखनवी अंदाज से रचना याद करने से हो जाता तो फिर क्वेश्चन तो फिर टेंशन ही नहीं था। तो जेएसएससी का भरोसा नहीं करना है, जेएसएससी हमेशा आउट ऑफ सिलेबस भी पूछती है ना। आउट ऑफ सिलेबस में फिर क्या होता है कि आप घबरा जाते हैं कि ये तो नहीं है, तो फिर कैसे हम जो है ये पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो इसलिए जो है आपको जानना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। यशपाल का जन्म जो है 1903 में जो हुआ था, और 1903 में जो है फिरोजपुर छावनी में हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर है ना, फिरोजपुर कहाँ है तो फिरोजपुर जो है आपका जो है पंजाब में आया। फिरोजाबाद पूछेगा तो वो उत्तर प्रदेश में है ना। तो दो चीज़ आपको कन्फ्यूजन होता है, फिरोजाबाद यूपी में है और फिरोजपुर ये जो है आपके जो है पुर जहाँ आएगा गुरदासपुर फिरोजपुर है ना, ये जो है आप पंजाब याद रखेंगे, पंजाब याद रखेंगे। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये नाम जो है आपको पंजाब में मिलेगा। और ये जो यशपाल हैं, यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा जो है करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से जो है इन्होंने बीए किया है ना। लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया और वहाँ उनका परिचय जो है सुखदेव और भगत सिंह से हुआ। सुखदेव और भगत सिंह से हुआ। क्रांतिकारी नौजवान थे, आज़ाद भारत के सिपाही, आज़ाद भारत के महापुरुष कह सकते हैं हम जो है भगत सिंह को, और उनके जो है साथी रहे सुखदेव जी को है ना। भगत सिंह, राजदेव और गुरु जो आपका सुखदेव, ये जो है ये क्रांतिकारी थे, भारतीय आंदोलन के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे। और इनकी जो है आज भी लोग जो है इनके प्रशंसक है ना। तो इसलिए जो है महापुरुषों के प्रशंसक जो है हमेशा रहते हैं, महापुरुष रहे या ना रहे, महापुरुषों के प्रशंसक हिंदुस्तान में थे, हैं और रहेंगे। तो यशपाल का जो है लाहौर के नेशनल कॉलेज में जो है भगत सिंह से मुलाकात होती है ना, ये याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम की जो है क्रांतिकारी धारा से जो है इनका जुड़ाव होता है, और इस जुड़ाव के कारण जो है क्रांतिकारी आंदोलनों में जो है इनको जेल भी जाना पड़ता है, और इनकी मृत्यु जो है सन 1976 में हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि इनकी शिक्षा जो है कांगड़ा से हुई, प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद जो है लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया, और बीए करने के दौरान वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है सुखदेव और जो है भगत सिंह से होती है यशपाल की। और फिर जो है ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते हैं, और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ने के कारण इनकी जेल को भी जाना पड़ता है। क्योंकि जो आंदोलन करते हैं, जो आंदोलनकारी रहते हैं, चाहे राज्य के हो चाहे देश के हो, वो बिना जेल गए वो आंदोलनकारी फिर जो है बहुत कम ऐसे आंदोलनकारी हैं जो जेल नहीं गए हैं, लेकिन अक्सर जो आंदोलनकारी होते हैं वो जेल जाते हैं जरूर। तो यशपाल भी जेल गए, यशपाल साहब, और इनकी मुलाकात लाहौर के नेशनल कॉलेज में जो है भगत सिंह और सुखदेव से होती है, और इनकी मृत्यु जो है 1976 में हो जाती है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी की जो है सरोकारों की जो है आपकी उपस्थिति है। यशपाल की रचना में जो है आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी कि आम आदमी से जुड़ाव है ना, आम आदमी के हित में जो है इनकी जो है रचना दिखाई देती है। ये यथार्थवादी शैली के जो है विशिष्ट रचनाकार हैं। किस शैली के? तो यथार्थवाद शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। और जो है
आपके इनके जो है ये सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और जो है रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर है। सामाजिक समता विषमता सामाजिक विषमता, सामाजिक रूढ़िवादी जो होती है, राजनीतिक पाखंड जो होती है, इसके खिलाफ जो है इनका रचनाएं हैं। और ये रचनाएं मुखर तौर पर है, और वो है जैसे कि ज्ञान दान है ना। अब याद रखना है आपको कि इनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या है। इनकी कहानी संग्रह में है ज्ञान दान, उसके बाद जो है तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फिर है वाद दुनिया और फिर है फूलों का कुर्ता। उल्लेखनीय रचना है, कहानी संग्रह है ये सब सारी। ज्ञान दान और वाद दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फिर जो है आपके तर्क का तूफान, ये जो है कहानी संग्रह है यशपाल साहब की। उनका झूठा सच उपन्यास एक उपन्यास है, झूठा सच। और फिर जो है भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक जो है दस्तावेज है झूठा सच। उपन्यास में जो है भारत के जो है विभाजन की त्रासदी का जो है वर्णन है। तो झूठा सच जो है ये उपन्यास है आपके यशपाल साहब का। और जो है अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास है। ये उपन्यास जो है ये याद रखना है। अमिता, फिर है दिव्या, फिर है पार्टी कॉमरेड, फिर है दादा कॉमरेड और मेरी तेरी उसकी बात, ये जो है इनकी उपन्यास है यशपाल साहब की। ये याद रखना है आपको, है ना। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी जो है रचना विशेषताएं हैं। और इसकी विशेषता ये है कि जो है ये भाषा की स्वाभाविकता और जो है इनकी सजीवता को जो है विशेषता इनके रचना में खास करके मिलती है। लखनवी अंदाज जो है ये नवाब और एक लेखक के बीच की कहानी है। नवाब साहब जो है सेकंड क्लास ट्रेन में जाते हैं और फिर जो है लेखक साहब भी जो है कहानी लिखने के वजह से, कहानी लिखने के लिए उनको एक खाली जगह, मतलब शांत जगह और यात्रा करने के लिए ये भी सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, है ना। तो ये इन दोनों के बीच की कहानी है। और फिर बीच में क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज जो है यशपाल साहब ने लिखा है। लखनवी अंदाज जो है मुफस्सिल की ये कहानी शुरुआत होती है। मुफस्सिल की ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी, मतलब आवाज़ दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के दाम अधिक लगते थे। सेकंड क्लास का रेट ज़्यादा है, सभी को पता है। और दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, यानी कि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कि किसने लिया? तो नवाब साहब लेखक साहब ने लिया, है ना। गाड़ी छूट रही थी और इसी बीच जो है सेकंड क्लास के छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक साहब चढ़ गए। लेखक साहब जरा दौड़ कर चढ़े, है ना। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा जो है निर्जन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पहले से एक शख्स नवाब साहब बैठे हुए थे, मतलब सफ़ेद पोश एक आदमी थे, उनको लग रहा था वो नवाब है। फिर आगे राज खुलेगी, नवाब थे कि नहीं थे, है ना। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल की सफ़ेद पोश जो है सज्जन बहुत ही जो है सुविधा में पालथी मार बैठा था। पालथी मतलब कि पैर पसार कर और जो है ऐसे करके बैठे थे। ये कहना चाहते हैं लेखक, पालथी मार कर बैठना मतलब कि वो बैठे थे, ऑलरेडी जो है वहाँ बैठे हुए थे, नवाबी अंदाज में बैठे हुए थे। सामने से दो ताजे चिकने जो है खीरे तौलिए पर रखते हैं और डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में जो है एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देता है। नवाब साहब भी सोचे थे कि नवाब हम टिकट लिए हैं, आराम से जाएंगे और सेकंड क्लास में हम अकेले जाएंगे। लेकिन नवाब साहब तब असहज हो गए जब लेखक साहब उनके बगल में ही सीट में बैठ गए और शायद इसीलिए नवाब साहब जो है असंतोष दिखाई देने लगे। और फिर जो है सोचा हो सकता है यह कहानी के लिए सूझ की चिंता हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने
नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने बातचीत के लिए जो है वो जो है होता है ना कि जब आप ट्रेन में बैठेंगे तो एक दूसरे से जो है बातचीत होती है, फिर परिचय बढ़ता है, लेकिन नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, है ना। हमने भी उनके सामने के बर्थ में बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लिया। लेखक कहते हैं हमने जब उन्होंने बात करने की जो है हिचक नहीं दिखाई तो हम क्यों बात करें, तो हम भी आत्मसम्मान में चुप रहे, है ना, ये कहना चाहते हैं लेखक। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब को मेरे वजह से दिक्कत हो रही है। लेखक ये सोचने लगे मन ही मन, और जो है संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में जो है किफ़ायती टिकटें ले ली होगी, है ना। और जो है सेकंड क्लास का टिकट जो है नवाब साहब ने इसीलिए खरीदा कि अकेले यात्रा करेंगे, प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा लेते हुए जाएंगे। लेकिन लेखक के आ जाने से असंतोष दिखाई दिए नवाब साहब, है ना। और नवाब साहब ने जो है बातचीत करने की कोई क्या बोलते हैं हिचक होती है कि बातचीत करने की कोई मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया चेहरे में, हाव भाव से लगा कि नवाब साहब नाराज क्या मतलब कि उतना खुश नहीं है ना। जो जिस सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आराम से जाएंगे, जो है सेकंड क्लास में अकेले यात्रा करेंगे, शायद उनके एकांत में हमने खलल डाला, लेखक कहते हैं, है ना। फिर आगे लिखते हैं कि जो है अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता दिखे, और अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे नवाब साहब ने। और जो है आप किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे काटेंगे, ये लेखक कहने लगे। ओह नवाब साहब ने कि जो है ओह करके जो है लेखक को जो है संबोधन किया। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की की बाहर देखकर स्थिति को जो है गौर करते रहे। इनको ओह करके जो है संबोधन किया, और फिर जो है नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है लेखक को, और भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए। लेखक कहते हैं कि आप खाइए हम नहीं खाएंगे, किबला शौक फरमाइए मतलब कि आप खाइए, हम खाने की इच्छा हमारी नहीं है। ऐसा जो है कह के लेखक जो है चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको खलल पड़ती है नवाब साहब के लखनवी जो अंदाज है। खीरे जो है वो एकांत को काटने के लिए शायद लिए होंगे, लेकिन हम बैठ गए हैं या लेखक कह रहे हैं इस वजह से नवाब साहब की जो है एकांत में खलल पड़ रही हो, और जो है खीरे जो है काट रहे हैं, लेकिन जो है खलल पड़ रही है, तो इसलिए हमें दे रहे हैं कि किबला शौक फरमाइए। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं खाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया कि खीरों के नीचे तौलिया झाड़कर जो है सामने बिछा दिया। जैसे कि हम कुछ सामान काटते हैं खाने पीने की, तो तौलिया रखते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं अपने पैरों के सामने, या जो है आपके सामने एक रहेगा टेबल जैसे छोटा सा, वहाँ तौलिया बिछा देते हैं, फिर वहाँ खाना वाना जो है उसको दस्तरखान उर्दू में फिर बोलते हैं, तो वो तौलिया जो है बिछा देते हैं, और फिर वो बिछा देते हैं, और फिर उस पर जो है खीरे रखते हैं, खीरे को आराम से छीलते हैं, है ना। सीट के नीचे से लोटा उठाकर जो है दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोते हैं नवाब साहब, और सिर को काट कर गोद कर जो है उसका झाग निकालते हैं, और जो है फांकों के करेले से तौलियों को सजाते हैं। फांकों यानी कि तौलिया जो है आपका खीरे को काट के उसको तौलिया में रखते हैं, उसको फांकों बोलते हैं ना। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा नमक, काली नमक और जो है पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। आप लखनऊ जाएंगे तो वहाँ खीरे में ये सब आपके आइटम देंगे। क्या क्या देंगे? जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपको देगी जो है लखनऊ के खीरे बेचते हैं वो लोग। और शायद नवाब साहब जो है लखनऊ के ही होंगे,
है ना, लखनऊ से ही वो खरीदे होंगे। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के को फांकों पर जीरा मिला, नमक और जो है लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। मतलब जो है लाल मिर्च और जो है जीरा मिला, जो है आपका नमक, ये दोनों जो है खीरों पर लगा दिया, है ना। उसको बोलते हैं उर्दू में सुर्खी बुरक दी, मतलब कि जो है पाउडर उसको वो लगा दी खीरे में। और फिर उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसवादन, है ना, की कल्पना से पलवित हो रहा था कि अब आराम से लपक के खाएंगे। लेकिन जो है फिर हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मतलब कि कनखिया क्या होता है कि ऐसे टेढ़े नज़र से जो देखते हैं ना, उसको कनखिया बोलते हैं। तो लेखक कनखिया अंदाज से देख रहा था नवाब साहब को। नवाब साहब ने फिर एक बार जो है हमें देख लिया और कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, है ना, लखनऊ का बालम जीरा है, बालम खीरा है, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब लेखक को कहते हैं। फिर लेखक जो है पहले ही एक बार मना कर चुके हैं, तो वो कैसे करेंगे। हाँ, तो फिर आगे जो होता है, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में आ जाता है। लेकिन इनकार कर चुके थे आत्मसम्मान में, और आत्मसम्मान निभाना ही जो है लेखक ने उचित समझा कि जब हमने मना कर दिया खीरे पहले ही बार में, तो दूसरी बार अब हाँ करके कोई फायदा है नहीं। नवाब साहब समझ जाएंगे कि ये खाने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो लेकिन नवाब जो है लेखक जो है सोच रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट खीरा खाएं कि ना खाएं, सोच रहे थे। क्योंकि नवाब साहब ने जिस अंदाज से लाल जो है मिर्ची और जो है जीरा मिला नमक जो है आपको उसमें खीरे में जो है बुरक दी, इससे जो है नवाब साहब लेखक साहब के जो है मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन आत्मसम्मान निभाना उचित समझा और उन्होंने इनकार कर दिया खाने से। तो शुक्रिया, लेखक ने कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मतलब इस वक्त खाने की इच्छा नहीं हो रही है। और जो है ये फरमा रहे हैं, लेखक कहते हैं कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मतलब अमाशय, पेट में जो अमाशय होता है ना, पेट के अंदर अमाशय, मैदा मतलब होता है अमाशय, और अमाशय कमज़ोर है, मतलब कि पाचन अभी हमारा कमज़ोर है, पाचन तंत्र कमज़ोर। अभी खीरा हम नहीं खाएंगे, खीरा खाने की तलब महसूस नहीं हो रही है, तो इच्छा नहीं कर रही है। और फिर जो है उत्तर दिया, शुक्रिया। लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहा। नवाब साहब ने संतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरों की फांकों की ओर देखा, है ना, और दीर्घ श्वास लिया, है ना। ऐसे जैसे आप देखते हैं खीरे खाते हैं, और खीरे की महक और जो है ये सारी चीज़ों से जो है लगता है क्या स्वाद है, क्या मतलब कि क्या खुशबू है खीरे से। और एक लंबी सांस नवाब साहब लेते हैं और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए नवाब साहब, बड़ी ही निराले अंदाज से। और जब कोई खीरे खाते हैं तो देखिएगा बड़ी ही नमक बुरक के और काली मिर्च, लाल मिर्च और जो है जीरा मिला नमक जब बुरक देते हैं और फिर खाते हैं तो लगता है हाँ कुछ खाए हैं, है ना। तो वही जो है नवाब साहब अंदाज में खा रहे हैं, खाने की शौक फरमा रहे हैं, अभी खाए नहीं, है ना। होठों तक ले जाते हैं, स्वाद के आनंद से पलके मूंद लेते हैं और मुंह में पानी भर आया, पानी के घूंटे गले में उतर आए। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब नवाबी अंदाज में खीरों को बड़ी ही अंदाज के साथ जो है पहले छीला, तौलिए में पोंछा, फिर जो है खीरे के जो है साइड को काटा और फिर जो है उसके झाग को निकाल के फेंका, बड़े ही अंदाज से कि समय भी निकल जाएगा और हम पहुंच भी जाएंगे। लेकिन नवाब साहब जो है उन खीरों के फांकों को बाहर फेंक देते हैं, खीरों के जो है टुकड़ों को बाहर फेंक देते हैं। फांक मतलब वो टुकड़ा होता है खीरे को जो काटा उसको बाहर फेंक देते हैं, है ना। नवाब साहब खीरों के फांकों के नाक के ऊपर से ले जाकर वासना से रसवादन करके
खिड़की के बाहर फेंकते रहे, सिर्फ मतलब खुशबू लेते और फेंक दिए। नवाब साहब ने खीरे के सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलियों से हाथ और होंठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी और देख लिया, मानो कह रहे हो खानदानी, यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक से गर्व से मतलब आंख से देखते हैं आप आपके बगल में ट्रेन में कोई सीट में रहता है तो किस तरह वो खाने के बाद आपको देखता है, तो वही आप सोचिए कि नवाब साहब और लेखक के बीच ये हाल हो रहा है। नवाब साहब बड़ी ही गुलाबी आंखों से जो है लेखक की ओर देखा और शायद ये कहना चाहता ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, है ना। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। ये है मतलब कि नफासत का मतलब होता है आपका, एक बार बता देते हैं। नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, तहजीब का मतलब होता है शिष्टता और नज़ाकत का मतलब होता है आपका कोमलता, है ना। आपका नफासत का मतलब होता है स्वच्छता, मतलब कि कितने स्वच्छ तरीके से तौलिए से पहले लोटा से धोया खीरों को, फिर तौलिए से पोंछा, फिर जो है खीरों के झाड़ को निकाला किनारे से काट के, और उसको स्वच्छता, उसको बोलते हैं जो है तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तहजीब मतलब शिष्टाचार, नफासत मतलब जो है आपका स्वच्छता, और नज़ाकत जो है इसका मतलब होता है आपका कोमलता, है ना। कोमलता, नज़ाकत में बोलते हैं कि कितना नाजुक है ना। कोमलता जो है आपका नज़ाकत का मतलब होता है कोमलता, है ना। ये याद रखना है। हम गौर कर रहे थे, लेखक कह रहे हैं, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने की इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद, खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर हो सकता है, परंतु क्या इसी तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, लेखक सोच रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं नवाब साहब की ओर भरे पेट के डकार का शब्द सुनाई दिया। खाने भी नहीं और डकार रहे, सोचिए नवाब साहब ने खीरे के फांकों को सिर्फ सूंघा और गुलाबी आंखों से जो है देखा लेखक को, और फिर जो है थक हार कर लेट गए और फिर डकार देने लगे। सोचिए खाए भी नहीं और डकार रहे, तो लेखक साहब असहज हो गए। तो फिर नवाब साहब लेखक की ओर देखकर कहते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। इसका मतलब ये है कि खीरा तो बड़ा ही मनमोहक, लजीज मतलब होता है ना, मनमोहक और जो है बड़ा शानदार लगता है, लेकिन शकील यानी कि आसानी से ना पचने वाला, है ना। ये कहते हैं नवाब साहब लेखक से कि खीरा होता है लजीज लेकिन होता है बहुत शकील। ये जो है उर्दू वर्ड है, आपको थोड़ा जो है समझना भी जरूरी है। आप एनसीईआरटी जब किताब पढ़ेंगे क्षितिज भाग को, तो उसके लास्ट जो है जो आपका पूरा जो कहानी के अंत में जो है उसका वर्ड दिया होगा, उसको वर्ड के बगल में जो है उर्दू शब्द का हिंदी दिया होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फिर जो है ज्ञान चक्षु चल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक, है ना। यानी कि जो है लेखक साहब आप समझने लगे कि चलिए कहानी मिल गया है ना। खीरे के सुगंध स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार और घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। बिना खाने से डकार आ सकती है, तो लेखक कहता है अब तो पात्रों की भी जरूरत नहीं, कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं। और फिर जो है ये कहानी लिखते हैं लेखक साहब यशपाल साहब, और जो है लखनवी अंदाज लिख दिया इन्होंने इसके ही जो है पात्र पर, नवाब साहब के पात्र पर। यशपाल ने लखनवी अंदाज को व्यंग किया है। देखिए लखनवी अंदाज का जो है विशेष जो है पूरा सार क्या है समझिए। लखनवी अंदाज का जो है यशपाल ने व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि जब तक कुछ कथन या वगैरह कुछ नहीं होगा तो कहानी कैसे आप लिखेंगे। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है ना। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्गों पर कटाक्ष करते हैं। सामंती फ्यूडलिज्म जो है, सामंती मतलब लोगों को शोषण करने वाले लोगों को जो है कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर, जो
वास्तविकता मतलब रियलिटी से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। बनावटी जीवन जीते हैं लोग, देखते हैं जब ट्रेनों में जाते हैं तो बड़ा ही मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद नवाब साहब वैसे ही उनको लेखक को लगा, है ना। कहना ना होगा आज के समय में भी ऐसे परजवी संस्कृति को देखा जा सकता है। और सही बात है, आज भी जो है ये परजवी संस्कृति आज भी दिखती है। लोग बनावटी शैली को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, वास्तविकता से दूर, है ना। ये लेखक यशपाल जो है कहना चाहते हैं लखनवी अंदाज के माध्यम से। और जो है नवाब साहब को बनावटी जीवन शैली का आदि जो है रूप मतलब कह सकते हैं, कहा कि जो है ये वास्तविकता से दूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, खीरा खाएँ या डकार रहें, मतलब ये दिखाना चाहते हैं, है ना। ये बनावटी शैली है, यही यशपाल इस लखनवी अंदाज के माध्यम से कहना चाहते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम हिंदी चैप्टर का टोटल जो है कहानी आपको कवर कराएंगे। पेपर 2 आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बहुत जल्द जो है क्षितिज भाग 2 खत्म हो जाएगा और हम जो आप कृतिका भाग की ओर मुड़ेंगे, वहाँ फिर नई कहानी हम पढ़ेंगे। और यही कहानी जो है आपका सवालों में आएगा यस, और लेखक के जीवन परिचय से सवाल आएगा। आज आपको जो है कहानी का सार भी बता दिया, कहानी के लेखक का जीवन का परिचय भी बता दिया यशपाल साहब। आशा है आप सबों को जो है वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है कमेंट करें, फीडबैक दें। आप अपना अगर सवाल है वो भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आप अगर दूसरे दोस्तों को जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी आप शेयर करें, ताकि हिंदी पेपर 2 की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर लें। क्योंकि ये जो है क्लास 10 के जो है NCERT जो है आपके बुक है हिंदी, क्षितिज भाग 2 कृतिका भाग 2, यहीं से जो है आपको सवाल पूछेगी JSSC फील्ड वर्कर और एक्साइज कांस्टेबल में। इसलिए जो है आप अगर पढ़ते हैं घर में तो आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप जो है सिर्फ मेरे वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो है पूंजी आप ही है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो फिर हमारी वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी तो आपकी क्लासेस भी बंद हो सकती है। तो साथियों सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी आपका कमेंट है, जो भी सवाल है, वीडियो अच्छा लगे वो भी बोलें, क्लास अच्छा लगा वो भी बोलें। मतलब कि बोलने से कतराए नहीं। धन्यवाद, जोहार, आभार।